नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के बारे में विस्तृत से अध्ययन करने वाले हैं और भारतीय संविधान का अध्ययन करने के लिए सबसे पहले हमें संविधान सभा के बारे में आज इस क्लास में, इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। संविधान सभा। संविधान सभा अब भारत के लोगों को संविधान सभा बनाने के लिए किस प्रकार ज़रूरत पड़ी, क्यों पड़ी, संविधान सभा किसने बनाई, किस प्रकार बनी, कितने मेंबर्स थे, इसके बारे में समझने के लिए इसकी हम भूमिका के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले तो संविधान सभा बनाने के लिए सबसे पहले 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने अपने स्वराज्य विधेयक में प्रथम बार संविधान सभा का जिक्र किया था। संविधान सभा का उल्लेख किया। उसके बाद बाल गंगाधर तिलक के बाद में 1922 का साल आता है, जिसमें भारत के महात्मा गांधी जी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका की तर्ज पर 1922 में महात्मा गांधी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका की तर्ज पर दक्षिण अफ्रीका की तर्ज पर यह मांग की कि भारत की संविधान सभा भारतीयों के इच्छा अनुसार ही बननी चाहिए। तो दक्षिण अफ्रीका की तर्ज पर संविधान सभा भारतीयों की इच्छा अनुसार बननी चाहिए। सबसे पहले इसके बारे में जानकारी, महात्मा गांधी जी ने कहा कि भारत की जो संविधान सभा बनेगी वो भारतीयों की इच्छा अनुसार ही बनेगी। भारतीयों की इच्छा अनुसार बनने का सुझाव दिया। उसके बाद 1928 में पंडित मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट ईस्वी में नेहरू रिपोर्ट की नेहरू रिपोर्ट में प्रथम बार संविधान बनाने की या संविधान सभा का निर्माण करने की दिशा में प्रथम बार प्रयास किया गया था। नेहरू रिपोर्ट में संविधान सभा का गठन करने की दिशा में प्रथम बार प्रयास किया गया। संविधान सभा
1895 के बाल गंगाधर तिलक ने अपने स्वराज्य विधेयक में प्रथम बार संविधान सभा का उल्लेख किया गया था। उसके बाद महात्मा गांधी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका की तर्ज पर यह कहा गया कि भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही बनना चाहिए। उसके बाद 1928 में नेहरू रिपोर्ट, और इसके बारे में हम कई बार क्लास में विस्तृत चर्चा कर चुके हैं, जिसमें कहा गया था कि संविधान सभा का गठन करने की दिशा में पहली बार प्रयास मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट में किया गया था। इसको आप नोट करिए, 5 सेकंड में नोट करिए इसको। नेक्स्ट, उसके बाद कांग्रेस के फेज 4 अधिवेशन, उसके बाद फेज 4 अधिवेशन, फेज 4 अधिवेशन जो कि 1936 में आयोजित हुआ था, और इसकी अध्यक्षता 1936 जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। इसमें कांग्रेस के द्वारा प्रथम बार संविधान सभा के निर्माण की तरफ विचार किया गया था। तो फेज 4 अधिवेशन में 1936 में पंडित नेहरू द्वारा कांग्रेस ने संविधान सभा के बारे में चर्चा की। तो 1936 का जो फेज 4 अधिवेशन हुआ था, उसमें जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा की गई थी, और जिसमें संविधान सभा के बारे में विस्तृत चर्चा हुई। नेक्स्ट तो आता है 1938 का हरिपुरा अधिवेशन। 1938 हरिपुरा अधिवेशन, जिसके बारे में हम सभी जानते हैं कि इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। तो 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई। इसमें कहा गया कि संविधान सभा का गठन किया जाएगा वो वैश्विक मताधिकार के आधार पर किया जाएगा। तो इसमें निर्णय लिया गया कि संविधान सभा का गठन वैश्विक मताधिकार के आधार पर किया जाएगा, जिसमें निर्णय लिया गया कि संविधान सभा का गठन वैश्विक मताधिकार के आधार पर होगा। वैश्विक मताधिकार के आधार पर होगा। भारतीयों के द्वारा संविधान सभा का निर्माण या संविधान बनाने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे थे। इसी बीच अंग्रेजों के द्वारा 1940 में एक प्रस्ताव पेश किया गया, जिसे हम अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। तो 1940 में अगस्त प्रस्ताव तथा 1942
के क्रिप्स प्रस्ताव। (1940) में अगस्त प्रस्ताव तथा 1942 के क्रिप्स प्रस्ताव में अंग्रेजों द्वारा भारतीयों के द्वारा जो मांग 1895 से उठाई जा रही थी संविधान बनाने की, उस मांग को अंग्रेजों ने सबसे पहले 1940 के अगस्त प्रस्ताव में स्वीकार किया। उसके बाद 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव में भी स्वीकार कर लिया गया। तो हम लिखेंगे कि 1940 भारतीयों द्वारा की जा रही मांग को स्वीकार कर लिया। क्रिप्स मिशन प्रस्ताव 1942 में भारत आया था, जिसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि भारत का संविधान भारतीयों द्वारा बनाया जाएगा, लेकिन मौजूदा हालात में नहीं, क्योंकि 1939 से लेकर के 1945 तक उस समय द्वितीय विश्व युद्ध का दौर चल रहा था। तो उन क्रिप्स मिशन में स्पष्ट कहा गया था कि 1942 में भारतीय संविधान का गठन नहीं किया जाएगा, संविधान सभा का गठन नहीं किया जाएगा, बल्कि जैसे ही युद्ध समाप्त हो जाएगा तो भारतीय लोग स्वयं अपने संविधान का निर्माण कर सकेंगे। लेकिन क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में तत्कालीन भारत की लीडरशिप ने, जैसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू ने इसकी आलोचना की। महात्मा गांधी ने तो क्रिप्स मिशन के इस क्रिप्स प्रस्ताव या क्रिप्स मिशन के बारे में यहाँ तक कहा कि ये पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दे दी थी। तो महात्मा गांधी ने क्रिप्स प्रस्ताव को महात्मा गांधी ने क्रिप्स प्रस्ताव को उत्तर दिनांकित चेक की संज्ञा दी। ऐसी ही कुछ टिप्पणी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दी गई। तो जे.एल. नेहरू ने कहा जे.एल. नेहरू ने क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में लिखा कि एक दिवालिया हो चुके बैंक का ये उत्तर दिनांकित चेक है। तो नेहरू ने क्रिप्स मिशन या क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में कहा कि दिवालिया बैंक का उत्तर दिनांकित चेक कहा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही जे.एल. नेहरू ने सर स्टेफर्ड क्रिप्स के बारे में कहा कि सर स्टेफर्ड क्रिप्स शैतानों का वकील है और शैतानों का दूत है। इस प्रकार क्रिप्स मिशन के बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में टिप्पणी की गई थी। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सर स्टेफर्ड क्रिप्स को शैतान का वकील या इसको शैतान का वकील या शैतान का दूत भी कहा जा सकता है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सर स्टेफर्ड क्रिप्स को शैतान का वकील कहा। उसके बाद समय जैसे ही
द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ 1945 में, तो इंग्लैंड में सत्ता परिवर्तन हो गया और द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद में इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सरकार क्लीमेंट एटली के नेतृत्व में बनी और क्लीमेंट एटली ने अपने मंत्रिमंडल के 3 सदस्यों को भारतीय संविधान सभा के गठन के संदर्भ में अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए, अपनी योजना प्रस्तुत करने के लिए भारत भेजा युद्ध समाप्ति के बाद में। तो इसमें लिखिएगा युद्ध समाप्ति। युद्ध कौन सा? द्वितीय विश्व युद्ध, जो 1939 से लेकर के 1945 तक चला था। जैसे ही वो 1945 में समाप्त हुआ तो इंग्लैंड में तख्ता पलट हो गया और इंग्लैंड में एक नई सरकार बनी और उस सरकार का जो मुखिया बनाया गया वो क्लीमेंट एटली को बनाया गया। और क्लीमेंट एटली क्योंकि भारत के हितों की तरफ ज़्यादा ध्यान आकृष्ट करता था और उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में भी कहा था कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, लेबर पार्टी की सरकार बनेगी, तो हम भारतीयों की जो समस्या है उसका समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ तो क्लीमेंट एटली ने अपने कहे वादों के अनुसार अपनी वचनबद्धता को दोहराते हुए ये काम किया। तो युद्ध समाप्ति के बाद इंग्लैंड में क्लीमेंट एटली के नेतृत्व में क्लीमेंट एटली के नेतृत्व में लेबर पार्टी की सरकार बनी। लेबर पार्टी की सरकार बनी। क्लीमेंट एटली ने ही अपने मंत्रिमंडल के 3 सदस्यों को भारतीयों की समस्या का समाधान करने के लिए भारत भेजा। तो यहाँ नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, एटली ने भारतीयों की समस्या का समाधान करने हेतु अपने मंत्रिमंडल के 3 मंत्री अपने मंत्रिमंडल के 3 मंत्रियों को भारत भेजा गया, जिन्हें कैबिनेट मिशन के नाम से जाना गया। क्लीमेंट एटली ने भारतीयों की समस्या का समाधान करने हेतु अपने मंत्रिमंडल के 3 मंत्रियों को भारत भेजा गया, जिन्हें कैबिनेट मिशन के नाम से जाना गया था। ये 3 मंत्री थे। पहला था जॉर्ज फ्रेडरिक लॉरेंस, जो इस शिष्टमंडल का अध्यक्ष था। दूसरा एबी अलेक्जेंडर था, जो नौसेना मंत्री था। और तीसरा इसका सदस्य था जो सर स्टेफन क्रिप्स था, जो व्यापार मंडल का अध्यक्ष था। इसको हम नेक्स्ट पेज में लिखेंगे, इसको आप नोट करिए फटाफट। कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन 1946, जिसमें पहला सदस्य था जॉर्ज फ्रेडरिक
या भारत मंत्री तत्कालीन क्लीमेंट एटली की सरकार में भारत सचिव था और इस शिष्टमंडल का अध्यक्ष भी था, और इस शिष्टमंडल का अध्यक्ष भी लिख सकते हैं। दूसरा इसका सदस्य था A.B. अलेक्जेंडर। जो नौसेना मंत्री था क्लीमेंट एटली की सरकार में। तीसरा सर स्टेफर्ड क्रिप्स, वही सर स्टेफर्ड क्रिप्स जो 1942 में क्रिप्स मिशन के समय उसका मुख्य बनकर के इंडिया आया था, और भारतीयों की लगातार जो डिमांड चल रही थी कि भारतीय अपने संविधान सभा का निर्माण स्वयं अपने हाथ से करेंगे, उसको सबसे पहले अनुमति अगस्त प्रस्ताव में दी गई। उसके बाद में सर स्टेफर्ड क्रिप्स की क्रिप्स प्रस्ताव में दी गई थी। तो सर स्टेफर्ड क्रिप्स जो तत्कालीन क्लीमेंट एटली की सरकार में व्यापार मंडल का अध्यक्ष था। व्यापार मंडल का अध्यक्ष था। इसी कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार भारत में संविधान सभा का निर्माण किया गया था। तो नेक्स्ट पॉइंट हम डाल सकते हैं कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार, कैबिनेट मिशन योजना अनुसार ही संविधान सभा का गठन किया गया तथा भारतीय संविधान का निर्माण आरंभ हुआ। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार अब संविधान सभा में कितने सदस्य आने थे? सदस्य ब्रिटिश भारत से कितने आने थे, देशी रियासतों से कितने आने थे, इसके बारे में चर्चा की गई। तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार नेक्स्ट पॉइंट हम डालेंगे कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार 389 सदस्य 389 सदस्य संविधान सभा के लिए चुने गए। सदस्य संविधान सभा अभी 389 सदस्य कौन होंगे, कहां से आएंगे और किस प्रकार इनका चुनाव होगा या ये सदस्य मनोनीत होंगे, तो इसको लेकर के हम अभी नेक्स्ट पेज में चर्चा करेंगे। तब तक आप इसको फटाफट करें। कुल 389 सदस्य थे संविधान सभा। अब इस 389 सदस्यों में से निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित का मतलब जिसका चुनाव हुआ है, तो निर्वाचित सदस्य थे 296 सदस्य और बाकी जो सदस्य थे वो मनोनीत सदस्य थे।
मनोनीत सदस्य, और मनोनीत सदस्यों की संख्या थी 93, यानी कि 93 सदस्य। ये तो थे मनोनीत सदस्य, ये निर्वाचित सदस्य थे। ये मनोनीत सदस्य जो आएंगे वो देश की रियासतों से आएंगे। कहाँ से आएंगे? देश की रियासतों से। राजा महाराजाओं के राजा रजवाड़े होते थे, वहां से ये सदस्य आएंगे। उसके बाद 296 सदस्य आएंगे ब्रिटिश भारत से, या बोलते हैं अंग्रेज भारत, ब्रिटिश भारत। इन सदस्यों का चुनाव होगा। इनमें से ही 292 में से 296 में से 292 सदस्य ब्रिटिश भारत से, जबकि 4 सदस्य आएंगे इसमें चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से। चीफ कमिश्नरी क्षेत्र का मतलब तत्कालीन जो अंग्रेजों के सीधे अधीन, भारत के 4 ऐसे इलाके थे जो सीधे अंग्रेजों के अधीन थे, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश थे। उनमें से 4 सदस्यों का चुनाव संविधान सभा के लिए किया जाएगा। इस प्रकार का सदस्यों का जो बंटवारा है वो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार किया गया। अब आप में ये 4 केंद्र शासित प्रदेश तत्काल में कौन थे, तो ध्यान रखिएगा। पहला अजमेर, दूसरा इसमें था दिल्ली, तीसरा था कुर्ग जो कि कर्नाटक में है, और चौथा था बलूचिस्तान जो कि वर्तमान पाकिस्तान में है। इनका चुनाव होना था। केंद्र शासित प्रदेश इनकी तत्कालीन अंग्रेजों के अधीन सीधे इनका रेवेन्यू आता था, वो सीधे अंग्रेजों के राजकोष में जमा होता था। अजमेर, दिल्ली, कुर्ग और बलूचिस्तान, इसका भी चुनाव ब्रिटिश भारत में निर्वाचित होना था। इनके सदस्यों का चुनाव होना था, और 292 सदस्य जो ब्रिटिश भारत थे उनका भी चुनाव होना था। तो कुल 292 और 4 मिलकर के 296 सदस्य हो गए, जिनका तो चुनाव होना था। बाकी 93 सदस्य ऐसे बच गए जो कि मनोनीत किए जाने थे, जिसका नाम निर्देशित किया जाना था। अब मनोनीत निर्वाचित सदस्य का चुनाव कैसे होना था, तो इसके बारे में हम इसमें लिखेंगे कि इन सदस्यों का चुनाव भारत के लोगों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा इन सदस्यों का चुनाव किया जाना तय किया गया था। जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसी प्रकार। तो निर्वाचित सदस्यों का चुनाव, यहाँ जो निर्वाचित सदस्य हैं 296 सदस्य जो 292 ब्रिटिश भारत से आए और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से आए, इन सदस्यों का चुनाव तो होना था ब्रिटिश भारत में से ही आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा। तो निर्वाचित सदस्यों का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय सिंगल ट्रांसफरेबल एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा किया जाना तय। इसको फटाफट नोट करें। नेक्स्ट पेज में हम लिखेंगे इससे आगे कि मनोनीत सदस्यों का चुनाव किस प्रकार होगा, या मनोनीत सदस्य संविधान सभा में कैसे है।
प्रजामंडलम तथा रियासतों के राजाओं द्वारा संविधान सभा को भेजा गया। राजाओं द्वारा संविधान सभा में भेजा गया। इस प्रकार 93 सदस्य मनोनीत सदस्य होंगे जो कहां से आएंगे, देशी रियासतों से आएंगे और इनका मनोनयन कैसे होगा, तो प्रजामंडल द्वारा, जो प्रजामंडल है उनके द्वारा और राजाओं के द्वारा संविधान सभाओं में भेजा गया। सभा लिखिएगा, संविधान सभा में भेजा गया। अब देखिएगा कि 389 टोटल सदस्य हो गए। अब ये 389 सदस्य ही कैसे आए, इनकी संख्या 389 कैसे हुई, 400 क्यों नहीं हुई, 500 क्यों, 450 क्यों नहीं हुई। तो देखिएगा जनसंख्या के आधार पर एक सदस्य तत्काल उस समय एक सदस्य 10 लाख की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता था और इस हिसाब से जो सदस्यों की संख्या आई वो 389 सदस्य आए थे। तो प्रत्येक सदस्य या संविधान सभा का प्रत्येक सदस्य, संविधान सभा का प्रत्येक सदस्य 10 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता था। प्रतिनिधित्व करता था। 10 लाख की जनसंख्या का प्रत्येक सदस्य 10 लाख की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता था और इस हिसाब से जो सदस्यों की संख्या आई वो 389 आई। उसके बाद बात करें जुलाई 1946 की, तब इन 389 जो सदस्य हम लोग लिखे थे, इन 389 सदस्यों का फिर से चुनाव हुआ और इन चुनावों में कांग्रेस को 208 सीटें मिली, मुस्लिम लीग को मात्र 73 सीटें मिली और अन्य जो राजनीतिक दल थे उसमें से जो 9 राजनीतिक टोटल दल थे उसमें से निर्दलीयों को 8 सीटें और 7 सीटें मिली, 7 पार्टियों को एक एक सीट मिली थी। इस प्रकार 389 सदस्यों की संख्या हुई थी। मुस्लिम लीग 73 सीटों पर सिमट गई और संविधान सभा में अपनी स्थिति को कमजोर देखते हुए उन्होंने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे बनाने का निर्णय कर लिया था और कलकत्ता के नवागली में भयंकर कत्लेआम और रक्तपात, लोगों को गाजर मूली की तरह काटना शुरू कर दिया था। इसी रक्तपात से त्रस्त होकर के भारत की लीडरशिप ने मुस्लिम लीग को संविधान सभा में आने के लिए राजी करने का प्रयास किया लेकिन वो विफल रहा था। तो जुलाई 1946 की बात है, जुलाई 1946 में इन 389 सदस्यों का चुनाव होता है। जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ जिसमें 208 सीटें मजबूती के साथ कांग्रेस आई। 208 सीटें कांग्रेस को तथा 73 सीटें मुस्लिम लीग को मिली। संविधान सभा में अपना अलग प्रतिनिधित्व है, बहुत कम सीटें देकर के मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया, बॉयकॉट कर दिया कि हम संविधान सभा में नहीं आएंगे।
कम सदस्य देखकर मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने की घोषणा की। जिसका भारत की लीडरशिप के द्वारा आलोचना की गई और तत्कालीन भारत के शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद ने इस प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस को भारतीय इतिहास के काले दिवस की संज्ञा दी। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस को काले दिन की संज्ञा मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा दी गई थी। तो तत्कालीन भारत के शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आजाद ने मौलाना अबुल कलाम आजाद ने 16 अगस्त 1946 को भारतीय इतिहास का काला दिवस कहा या काला दिन का ब्लैक डे कहा। ब्लैक काले दिवस की संज्ञा दी। आपको पूछे कि मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब बनाया, तो 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग के ही सदस्यों के द्वारा 16 अगस्त 1946 को बनाए गए प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस को काले दिवस की संज्ञा किसने दी, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा दी गई थी। उसके बाद संविधान सभा के लिए पहली बैठक का आयोजन हुआ और संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को संपन्न हुई और इस बैठक में सबसे वयोवृद्ध नेता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा स्थायी अध्यक्ष या प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया था। बात आती है 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को इसको आप अंडरलाइन करिए। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। पहली बैठक संपन्न हुई। जिसकी अध्यक्षता आचार्य जेडी कृपलानी के सुझाव पर उस तत्कालीन संविधान सभा के सबसे वयोवृद्ध नेता, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की
कि संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष थे, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोटेम स्पीकर थे, प्रोटेम स्पीकर। कौन बने? सच्चिदानंद सिन्हा। किसके सुझाव पर बने? तो जेबी कृपलानी के सुझाव पर पहले अस्थायी अध्यक्ष 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के बने थे सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद इसके 2 दिन बाद ही 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है। 11 दिसंबर 1946 संविधान सभा की दूसरी बैठक। सभा की दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया। दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। यहाँ तक इसको आप फटाफट उतारिए, अपनी कॉपी में नोट करिए, उसके बाद आगे का नेक्स्ट पेज में देंगे। दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था, जो कि संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया। तो लिखिएगा, जिसे संविधान सभा द्वारा, यानी कि इसी उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया था, जिसे संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया। स्वीकार कर लिया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान का मूल आधार कहते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर। उद्देश्य
उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर बी एन राव, बेनेगल नरसिंह राव, बेनेगल नरसिंह राव, बी.एन. राव द्वारा संविधान का प्रथम प्रारूप फर्स्ट ड्राफ्ट बनाया गया, पहला प्रारूप बनाया गया था बी.एन. राव के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर बनाया गया। अगर बात करें अनुच्छेद की, तो इसमें टोटल 243 अनुच्छेद थे, आर्टिकल थे। इसी प्रथम प्रारूप की जांच करने के लिए 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। इसी प्रारूप की तो किसके द्वारा बनाया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर बी.एन. राव के द्वारा बनाया गया था प्रथम प्रारूप। इसी प्रारूप की जांच करने के लिए 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। इसी प्रारूप की जांच हेतु इसी प्रारूप की जांच हेतु 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। प्रारूप समिति का गठन किया गया। तो प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया। अब हम प्रारूप समिति के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन हमारी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक आप इसका रिवीजन करते रहिए।